Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं के साथ में चुका है। एक साधारण किसान परिवार की बेटी जिसने पंचायत से लेकर मंत्रालय तक का सफर तय किया। सर पर पल्लू, व्यवहार में सादगी और काम करने का अंदाज बिल्कुल मैदान वाला। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की, जो आज महतारी वंदन योजना से लेकर महिला सशक्तिकरण तक प्रदेश की महिलाओं के लिए उम्मीद की नई तस्वीर बन चुकी है। मजबूत इरादा, साफ सोच और जन सेवा का जज्बा, यही वो ताकत है जिसने सरगुजा की एक साधारण बेटी को छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बना दिया। सूरजपुर से रायपुर तक, गांव की गलियों से मंत्रालय तक, लक्ष्मी राजवाड़े का सफर आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। सन 1992 कोरिया जिले के छोटे से गांव कटोरा में जन्मी लक्ष्मी राजवाड़े एक साधारण कृषक परिवार से आती है। पिता ललित राजवाड़े किसान थे और एसईसीएल में नौकरी भी करते थे। दो भाइयों की इकलौती बहन लक्ष्मी ने स्थानीय स्कूल से पढ़ाई शुरू की, लेकिन कम उम्र में शादी होने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को रुकने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति में कदम रखा, महिला मोर्चा की मंडल कोषाध्यक्ष बनी, फिर जनपद पंचायत चुनाव जीता, महिला मंडल अध्यक्ष बनी, जिला पंचायत पहुंची और फिर सूरजपुर जिला महिला मोर्चा की कमान संभाली। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2023 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस के दिग्गज नेता पारसनाथ राजवाड़े को 43,858 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, पूरे सरगुजा संभाग में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली प्रत्याशी भी बनी। मेहनत, सादगी और सक्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कमान सौंपी। आज महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए महतारी वंदन योजना राज्य में कुशलता से संचालित हो रही है। ये योजना आज छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का नया आधार बन चुकी है। और इस योजना के क्रियान्वयन के पीछे मैदान में लगातार सक्रिय रहने वाली मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की बड़ी भूमिका मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण ही नहीं, बल्कि पोषण और बच्चों के बेहतर भविष्य पर भी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का खास फोकस है। प्रदेश के सभी 27 जिलों में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं कुपोषण मुक्ति योजना और नोनी सुरक्षा योजना जैसी पहल महिलाओं और बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सर पर पल्लू, चेहरे पर मुस्कान और महिलाओं के विकास का संकल्प, सरगुजा की लक्ष्मी आज लाखों महिलाओं के विश्वास की पहचान बन चुकी है।
आपकी सहज सरल सौम्य मुस्कान पर ना जाइए। अगर मैं इनकी उपलब्धियां बताने लगूं तो हमारी संध्या का एक बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें शक्ति के तौर पर एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन की महिला बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और ये इकलौती महिला मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल में। इस नाम पर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जब शुरुआत की थी तो मुझे याद है बहुत से लोगों ने बहुत सी शंकाएं मन में, बहुत से प्रश्न रखे थे, लेकिन अब आपका कार्यकाल और जो आपकी छापामार शैली है, लोग मीडिया को बदनाम करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप बिना कैमरे के सारी लाइमलाइट लूट ले जाते हैं, जहां आप जाते हैं वहां आपके पहुंचने की खबर हम तक बड़ी तेजी से आती है, क्योंकि आप उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां कोई गया नहीं या जिनका जाना था वो ना जा पाए, तो आप वहां पहुंचकर जता देती हैं कि आप हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी, हम जब भी कभी इस मंच पर मिले हैं या IBS24 के मंच पर मिले हैं तो आपने हमेशा फिक्र की है महिलाओं के विकास की। पूरा जीवन आपने, चूंकि आप स्वयं बड़े संघर्षों के साथ आए हैं परिवार के साथ की बदौलत, तो आपने कहा था कि शिक्षा पे मेरा बड़ा जोर है। अब चूंकि आपका 2-2.5 वर्ष हो गया, तो महिला शिक्षा को लेकर क्या जो व्यवस्था प्रदेश में है उससे आप संतुष्ट हैं, और जो बदलाव आप लाना चाहती थी किस हद तक आप उसमें आगे बढ़ पाई हैं? क्योंकि महिला सशक्तिकरण के विषय में आपने मेरे से सवाल किया और पिछली बार भी मुझे ध्यान है कि कुछ इसी तरीके से महिला सम्मान का ही कार्यक्रम था जिसमें एक अभिनेत्री भी आई हुई थी और इस बार भी आई हुई है। कहीं ना कहीं आप सबका प्रयास महिला सशक्तिकरण को लेके कि महिलाएं आज अपने स्तर से अपने स्वयं के निर्णय पे कितने आगे तक जा रही हैं, इसके माध्यम से आप सब ने IBC24 के माध्यम से इतना अच्छा आयोजन किए हैं, उसके लिए पुनः धन्यवाद। आज महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। जब मैं प्रवेश की तो प्रवेश करने के दौरान ही हमारे भैया जी और एक और भैया जी थे, अभी हैं नहीं, इनसे सवाल जवाब हमारी रंजना जी कर रही थी। वाकई हम अगर देखें तो महिला सशक्तिकरण आपको देखने को मिलेगा। इसलिए नहीं, एक छोटा सा उदाहरण, वो शिक्षाओं की बात कर रहे हैं लेकिन मैं उस पर बाद में जाऊंगी। एक छोटा सा उदाहरण कि पहले ये होता था कि जब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता था तो सबको आस लगा रहता था कि बेटा हो बेटा हो, लेकिन अब हर घर में ये आस लगा के बैठते हैं कि अगर बेटी का जन्म हो जाए तो बेटा की आवश्यकता नहीं है, हमें ये आस लगा के बैठते हैं। तो कहीं ये फर्क आ चुका है, बिल्कुल आया हुआ। एक बार तालियां बजाते जाएगा, जो बात आपको अच्छी लगे बिल्कुल उसमें साथ दीजिएगा हमारा। रही बात प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को लेके, आमूलचूल परिवर्तन तो हुए हैं, महिलाएं जागरूक तो हुई हैं, और जब महिलाएं जागरूक होंगी तो सिर्फ वो एक परिवार को नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपने जागरूकता के माध्यम से बहुत आगे तक ले जाती हैं। आप एक दिखता जाता उदाहरण ये भी देख सकते हैं। हमारे भैया कह रहे थे कि महिलाओं की भागीदारी अब हर चीज़ में रहती है, और एक बात मेरे ध्यान में और भी आ रहा है कि बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक स्टार्ट हो गया है, और वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिला कि हमारी बेटियाँ की भागीदारी उसमें ज़्यादा रही है, हमारी बेटियाँ ज़्यादा इसमें चुन के आई हैं। तो कहीं ना कहीं तो महिला सशक्तिकरण और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। बड़े बड़े आयोजन होते हैं या कहीं भी भागीदारी की बात होती है तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की ज़्यादा रहती है। तो ये जागरूकता या शिक्षा का प्रभाव नहीं है तो क्या है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एजुकेशन एक महिला को, एक बच्ची को दी जाए तो पहले कहा जाता था कि वो 2 परिवारों को संबल देती हैं। निश्चित तौर पर ये समाज के लिए एक पहला कदम, पहला फर्स्ट स्टेप होता, लेकिन आज तो महिलाएं हम सबको प्रेरित कर रही हैं। एक छोटी सी कक्षा से लेके और अंतरिक्ष की कक्षा तक
महिलाएं लीड कर रही हैं। तो इस बारे में बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन चूंकि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गाँव का और शहरों का ये एक फ़र्क हम हमेशा विकास के पैमाने पर, हर एक पैमाने पर कसते हैं। एजुकेशन के मामले में आपको लगता है कि आज गांव और शहर कुछ हम ये फ़र्क मिटा पाए हैं, कम कर पाए हैं आपके सहयोग से, आपके सरकार के सहयोग से? गांव में और शहरों की चाइल्ड एजुकेशन में और स्पेशली बच्चियों की एजुकेशन कितना फ़र्क? बिल्कुल फ़र्क देखने को मिला है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को देखते हैं, बालिकाओं को देखते हैं, तो अंतर तो आया है। इसलिए भी कि हमारी जो बालिकाएं हैं, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे जो बेटा होते हैं एक स्तर पे बड़े होने के बाद थोड़े से संगति में उनका दिशा भटक जाता है, लेकिन हमारी बेटियां अपनी दिशा ना भटका के अपने लक्ष्य को पाती हैं। ये फर्क देखने को मिला है हम सबको। तो शिक्षा एक आमूलचूल परिवर्तन है और शिक्षा से ही समाज में सुधार होगा, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। और हम तो बात करते हैं विकसित राष्ट्र की, तो इसमें हमारे बच्चियों के माध्यम से आने वाले भविष्य को गढ़ने का काम करेंगे। और आज हर स्तर पे हम देख सकते हैं कि हर स्तर पे बेटियां हो चाहे महिलाएं हों, परचम लहरा रही हैं, परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, समाज का नाम रोशन कर रही हैं और अपने राज्य का नाम भी रोशन कर रही हैं। आपको लगता है बच्चियों की, महिलाओं की, युवतियों की भागीदारी, हिस्सेदारी नौकरी में जिस तरीके की होनी चाहिए? क्योंकि पहला स्टेप है शिक्षा। अगर आप एजुकेशन उनको दे पा रहे हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर कक्षा तक एक बच्ची पहुंच गई तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी कामयाबी अलग ही बोलती है, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ती है, उनको महत्व पता है इस बात का, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नतीजे बताते हैं। लेकिन क्या नौकरियों में हिस्सेदारी महिलाओं की, चाहे वो पुलिस हो, आपके अपने विभाग की परीक्षाएं हो, कंपटीशन के अन्य एग्ज़ाम हो, राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर, आपको लगता है कि बराबरी का नंबर है या अभी बहुत कुछ करना है? बिल्कुल है। बेटों की अपेक्षा बेटियां, वो चाहे हमारे विभाग की हो चाहे अन्य विभाग की हो, ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, चुन के आ रही हैं। अब ये अंतर नहीं रह गया है कि इसमें बेटा बॉयज़ का कितना रहेगा, गर्ल्स का कितना रहेगा, ये कंपटीशन नहीं रह गया है। अब एग्ज़ाम होती हैं तो बेटियां भागीदारी ज़्यादा लेती हैं और फाइट करके भी आ रही हैं। तो ये परिवर्तन तो आया है। और कहीं ना कहीं परिवर्तन, अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें हमारी बेटियां चुन के आई हैं। आप एक उदाहरण, हमारे एमसीबी जिला की भी बेटी, सीतापुर की भी एक बेटी, रायपुर की भी एक बेटी। तो कहीं ना कहीं अब मोदी जी इस बात को कहते भी हैं कि 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। अभी हाल में ही चुनाव हुआ है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें एक आंकड़ा लगाता है पार्टी कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की रही है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए हैं। तो ये जागरूकता नहीं है तो क्या है, ये शिक्षा नहीं है तो क्या है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जागरूकता और शिक्षा का नतीजा है। लेकिन अब आप महिलाओं के सामने कार्यक्षेत्र में कितना चैलेंज पाते? क्योंकि पिछली बार हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि जब आप घर से बाहर निकला करती थी तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए। जब आपने राजनीति में पदार्पण का सोचा होगा, समाज सेवा के क्षेत्र में दूसरी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने की बात कही होगी, तो फिर आपके लिए चैलेंजेस अलग रहे होंगे। लेकिन क्या वक्त के साथ कुछ बदला है? राजनीति में महिलाओं के लिए, नौकरी में महिलाओं के लिए वातावरण बदला है? ये महिलाओं की बदौलत बदला है या पुरुषों की मानसिकता भी बदली? क्या लग रहा है? देखिए, दोनों चीज़ है। महिलाएं अगर ठान ली कि मुझे चाहे नौकरी पे हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र पे जाना हो, तो अपने निर्णय के आधार पे, हालांकि जो भी निर्णय होता है, अगर परिवार शादीशुदा महिलाएं हैं तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं पिछली बार उदाहरण इस बात के लिए दी थी कि महिलाओं के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, वाकई में रहता है। सब कुछ झेलना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन वो मुकाम हासिल हो जाता है तो सब पीछे साथ देने को तत्पर रहते हैं। तो अंतर देखने को, और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में देखें हम
तो महिलाएं अब स्वयं निर्णय लेने लगी हैं, और आप- निर्णय का परिणाम तो आप सबको, हालांकि मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अभी अगर हम गणना करें तो महिलाओं की भी संख्या ज़्यादा है। निश्चित तौर पर ज्यादा है और तो आप उनकी उपलब्धियां भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये कि कार्यक्षेत्र में क्या उनके लिए माहौल बदला है? क्या कार्यक्षेत्र में उनके लिए वो सम्मान का भाव, उनके लिए वो बराबरी का दर्जा, उनके लिए चुनौतियां आपको लगता है पहले से थोड़ी सी कम हुई हैं? हाँ, नहीं, फर्स्ट में चुनौतियाँ हर किसी के साथ रहती हैं, लेकिन जब हमारी बहनें आगे बढ़ती हैं, शुरू में टोकने वाले रहते हैं, लेकिन जब वही महिला आगे बढ़ती हैं तो एक उदाहरण के रूप में पेश होती हैं कि देखो उस घर की बहू, उस घर की बेटी आज क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव तो हम देख सकते हैं। नहीं, खैर अब चुनौतियाँ ज़्यादा रही नहीं। जी, अब चुनौतियाँ ज़्यादा रही नहीं। खुद निर्णय, शिक्षा, सामाजिक सहकारिता सब साथ में हम देख सकते हैं। आज आपको क्या लगता है परिवार को लेकर प्रोग्रेसिव सोच में एक जो मैं कहूँगा नुक्ता लग गया है, थोड़ी सी रुकावट है, वो है परिवार की भूमिका और उसकी आवश्यकता। लोग परिवार की अहमियत को थोड़ा कम समझ रहे हैं और इसमें थोड़ी सी तोहमत कई बार, हालांकि मेल फीमेल को कंपेयर करें तो इसमें भी महिलाएं संवेदनशील ज़्यादा हैं, लेकिन परिवार में महिला, ये तो हम सब जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट, महिला के लिए परिवार क्या उतने ही महत्वपूर्ण बने आपको दिखाई पड़ते हैं जब आप जेन जी को देखती हैं, युवा पीढ़ी को देखती हैं, क्योंकि आप दोनों बखूबी निभा रही हैं, परिवार भी लेकर चलती हैं, राजनीति भी लेकर चलती हैं, समाज सेवा भी करती हैं। तो जो लोग परिवार को पीछे छोड़ना चाहते हैं, आज के जेन जी के कुछ लोग, क्या बोलेंगे आप उनको? देखिए, कभी कभी चिंता भी होती है इस विषय को लेके। हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन जिस बात को आपने कहा वो बात सत्य भी है कि परिवार को छोड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिस परिवार का साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस परिवार को छोड़ते जा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं, ये तो है। हमें जिनके कारण से, जिनके सहयोग से, जिनके लालन पालन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो परिवार को बनाए रखना चाहिए। और इसमें महिलाओं की, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी भूमिका ज़्यादा होती है कि महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का एक जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वाकई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास समाज कल्याण विभाग भी है, और समाज कल्याण विभाग में हमारे वृद्धजन भी आते हैं। तो जब मैं उनके पास जाती हूँ तो उनसे मिलती हूँ तो ये बात को कहते हैं कि बेटा हमने पढ़ा लिखा के बड़ा तो किया, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ देख सकते हो। तो इस बात का तकलीफ है कि आज की युवा पीढ़ी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार में साथ नहीं दे पा रहे हैं। उनका एक जिस तरीके से स्नेह प्रेम परिवार के बीच में होना चाहिए वो बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। मैं आज आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को, खासकर हमारी बहनों को या हमारे भाइयों को भी कहना चाहूँगी कि जब तक परिवार है तब तक हम हैं। जिस दिन परिवार हमसे अलग हो जाएगा उस दिन हम ना रहेंगे। और ये एक तरफा ही नहीं होता है, क्योंकि आज हम युवा हैं, कल हमें वृद्धा अवस्था में आना ही है। आज जो हम अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। इस चीज़ का चिंता तो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात की और मैं चाहूँगा इस पर एक जोरदार तालियां हो जाएं। आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि जो आपके साथ यात्रा में लोग हैं उनको आप पीछे छोड़ दें। हर उपलब्धि का तभी अर्थ है जब इसे सेलिब्रेट करने वाला परिवार आपके साथ हो और परिवार आपकी शक्ति बने। शक्ति को परिवार
हासिल हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वक्त की बड़ी पाबंदी है, आपका भी वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हमें आज शक्ति सम्मान के मंच पर आकर इस मंच को और गरिमामय बनाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में आप योजनाओं को आगे ले जा रही हैं।